हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स? या people are the greatest resource that a country has explained। या फिर why is the human resource important for development? जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा पीपल एज अ रिसोर्स है, पीपल को एज अ रिसोर्स हम क्या समझेंगे, राइट? तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए आंसर, it is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities, land, capital and natural resources। जो कंट्री के वर्किंग पीपल हैं वो प्रोडक्टिविटी, उनकी स्किल्स जो है, उनकी जो एबिलिटी है वो लैंड, कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज उसके लिए होना ज़रूरी है। फॉर्म द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री के लिए ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दीज हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन। बट ये हमारी प्रोडक्शन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बट ऑल दीज आर यूजलेस इफ़ अ कंट्री डज नॉट हैव ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है कि लैंड, कैपिटल, ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, इससे हमारी प्रोडक्शन आगे होगी। बट अगर मैन ही नहीं है, अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है, तो हमारी कंट्री के अंदर किस तरीके से प्रोडक्शन होगी? नहीं पॉसिबल है ना। द ह्यूमन रिसोर्स विच कन्वर्ट्स ऑल द अदर सोर्सेज इनटू अ यूजफुल फॉर्म, राइट? जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो अदर सोर्सेज को भी एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड पॉइंट, countries like China, Japan, etc. have achieved high growth rate due to human capital। जो जापान है वहाँ पर कितने ज़्यादा अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, देखे आपने, सुने हैं इतने ज़्यादा, ठीक है? तो वहाँ पर ऐसा क्या है चाइना और जापान के अंदर? वहाँ पर क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको वो डेवलप उन्होंने किया है। ह्यूमन रिसोर्स की वजह से उन्होंने अपने कंट्री की डेवलपमेंट की है, राइट? नेक्स्ट देखिए, अ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पर्सन जनरेट्स मोर देन अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड वर्कर। जो स्किल्ड और ट्रेन्ड पर्सन होता है वो अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड वर्कर से ज़्यादा जनरेट करता है, राइट? तो इसलिए क्वेश्चन में पीपल एज ए सोर्स का मीनिंग आपको पता लगा कि पीपल एज ए सोर्स में क्या इम्पॉर्टेंट है, हमें पीपल को एज अ रिसोर्स किस तरीके से डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ आर द ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल? किस तरीके से डिफरेंट है? देखिए अब आप डिफरेंस क्रिएट करके दिखाएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स एंड लैंड एंड फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज के अंदर डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन एक्टिव फैक्टर। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक्टिव फैक्टर है, जबकि लैंड, फिजिकल कैपिटल ये क्या है हमारे? ये पैसिव फैक्टर है, क्योंकि जब तक हमारे पास ह्यूमन ही नहीं है तो हम लैंड, फिजिकल कैपिटल का करेंगे क्या? उसको जब तक उसको रन थ्रू करने वाला पर्सन ही नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट, it is a primary factor of production on as it can make use of land and capital। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फैक्टर है लैंड और कैपिटल को यूज़ करने के लिए। बट जो लैंड और कैपिटल, फिजिकल कैपिटल है, ये हमारे सेकेंडरी फैक्टर हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एजुकेशन में क्या रोल है? एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज एन इनपुट टू फॉर ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। किस तरीके से जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल की ग्रोथ करती है, उसके साथ साथ सोसाइटी की भी ग्रोथ होती है। देन या फिर हम क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं
व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, किस तरीके से जो एजुकेशन है वो सोसाइटी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंसर देखिए, एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन है इट इज़ द वन मेन फैक्टर है जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, राइट। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट इसी से होता है। सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल एंड इज़ अ मस्ट टू डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी। जो एजुकेशन है ये किसी भी पर्सन की मेंटल लेवल को डेवलप करता है, उसकी पर्सनैलिटी एज वेल एज डेवलप होती है। द थर्ड पॉइंट, एजुकेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो एजुकेशन है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करती है, उसी की हेल्प से एजुकेशन की हेल्प से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन एंड courageous economic development through greater participation of the people in the affairs of the country। एजुकेशन की वजह से ही और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। एंड फिफ्थ पॉइंट, एजुकेशन इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। जो एजुकेशन है वो उससे वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, it enhances the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance। बिल्कुल सही बात है कि ये क्या करता है, नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस और गवर्नेंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपको हर एक अफेयर्स में, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा क्योंकि आप एजुकेट हैं, आपको पता है कि क्या चीज़ सही हो रही है और क्या चीज़ गलत हो रही है, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर आप एजुकेट होंगे तो आपके एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपको काम करने का तरीका आएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको इन सब में बताया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी हमारी डेवलप हो रही है। ह्यूमन पर्सनालिटी, अगर आप एजुकेट हैं तो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। सो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, जितने आपसे पूछे जाएं, जितने आपसे क्वेश्चनिंग की जाए आप उस अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हेल्थ में क्या रोल है। अभी हमने बताया एजुकेशन के अंदर रोल, अब हम बताएंगे हेल्थ के अंदर क्या रोल है। देखिए, हेल्थ डज नॉट मीन सर्वाइवर ओनली। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्वाइव करना पड़े। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द फिजिकल फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल बट ऑल्सो हिज मेंटल, इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप मेंटली, इकोनॉमिकली और सोशली भी सही रहेंगे। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप किस तरीके से रहेंगे, आप रह ही नहीं सकते क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपका साथ नहीं दे रही। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, गुड हेल्थ इंक्रीजेज द एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वर्कर। जो गुड हेल्थ है आपकी वो वर्कर की प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो वर्कर प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुड हेल्थ इंक्रीजेज द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर। जो गुड हेल्थ है उससे वर्कर को जल्दी सीखा जाएगा, जल्दी वो सीखने का उसे मौका मिलेगा और वो जल्दी ही चीज़ें कैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ। जो हेल्थ है वो इंडिविजुअल की वर्किंग लाइफ को किस तरीके से उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंसर देखिए, फर्स्ट पॉइंट, गुड हेल्थ इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर। ये मैं पॉइंट आपको बता ही चुकी हूँ कि गुड हेल्थ जो होता है वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। गुड हेल्थ increase the learning capacity of a worker and a healthy worker is an asset for the firm as well as for the country।
जो हेल्दी वर्कर होता है वो एक कंट्री के लिए एसेट्स का काम करता है, ना कि लाइबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। अब आपने ये बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी की जाती हैं। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन सी आती हैं? ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर एसोसिएटेड डायरेक्टली with land, water, such as animal husbandry, forestry, fisheries, mining, etc. are known as primary activities. जो एक्टिविटीज़ जो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जो हमारी लैंड, वाटर, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कंसीडर की जाती हैं। प्राइमरी occupations have a direct link with nature of physical environment. Most of the people underdeveloping and underdeveloped countries are employed in primary occupations. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। These are those activities in which people are engaged in the manufacturing process. In the secondary activities, primary goods are used. Secondary activities में प्राइमरी गुड्स को, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, जो प्राइमरी गुड्स होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है, राइट। पीपल आर एंगेज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस सेक्टर के अंदर जो पीपल हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में बनाने के लिए वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, टू प्रोड्यूस सम अदर कमोडिटीज़, ताकि कुछ अदर कमोडिटीज़ को बना सकें मैनुअली, चाहे हाथों से चाहे मशीनों से। एग्जाम्पल हम लेकर चलेंगे यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड फ्रॉम वीट से ब्रेड बनाई जाती है, स्टील से कार बनाई जाती है, और पेपर से बुक या नोटबुक बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, टर्शरी एक्टिविटीज़। These are those activities which provide services to the primary and the secondary activities. Are the services increase efficiency of the workers of primary and secondary sector. ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को क्या करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की सर्विसेज के लिए उनको प्रमोट करती हैं, राइट। उनके लिए प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए। ये जो टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के जो वर्कर हैं उनकी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ बढ़ती हैं। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। ये टर्शरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें हमने तीनों बताए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ contribute to the flow of goods and services in an economy. इसमें goods and services हमारी flow होती हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में goods and services flow नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, if there is an increase in productivity activities that means the economic is progressing. अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटी हमारी चल रही है, दैट मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रोग्रेस में है। बट वहीं अगर हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं चल रही है, प्रोडक्शन हमारा चल ही नहीं रहा है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रोग्रेस में नहीं है, उसे हम नॉन प्रोग्रेसिव एक्टिविटी बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लीड टू इंक्रीज द पर्सनल इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटी से
पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम दोनों बढ़ती हैं, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से सिर्फ ना तो पर्सनल इनकम बढ़ती है और ना ही नेशनल इनकम बढ़ती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मनी से रिलेटेड होती है, उसमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटीज़ जो मनी से रिलेटेड नहीं होती उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाई आर वीमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क, एक्सप्लेन। क्यों वीमेन जो है लो पेड वर्क, मतलब जो वीमेन एम्प्लॉयड हैं उनको कम पे किया जाता है उनके काम का एज़ कंपैरिजन टू मैन उन्हें कम पे किया जाता है। देखिए नेक्स्ट इसी में हम या तो ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, एजुकेशन एंड स्किल आर द major determinants of the earning of any individual in the market. Explain the statement in 3 points with special reference to women in India. आगे देखिए, most of the women workers lack basic training and skill, so they are paid low wages. बहुत सारे ऐसी वर्कर्स हैं जिन्हें बेसिक ट्रेनिंग और स्किल्स नहीं दी जाती, जिस वजह से उन्हें लो पे किया जाता है। Second point, most of them are not ready to work outside their domestic domain. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बाहर जाके काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन आर वेरी फ्यू। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, लीगल एक्टिविटीज़, जो लीगल प्रोटेक्शन विमेन की लीगल प्रोटेक्शन के लिए बहुत कम है। एंड द लास्ट पॉइंट, लिटरेसी लेवल अमंग विमेन इज़ ऑल्सो वेरी लो। जो लिटरेसी लेवल है वो भी एज कंपैरिजन टू मैन वो बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज़ विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द प्रीविलिंग वेजेस बट डज नॉट फाइंड एनी गेनफुल वर्क। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर क्या है कि पर्सन जो है वो काम तो करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। वो काम करना चाहता है, वो एबल है, बट उसको कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर 4 तरीके के बताए हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो 4 तरीके के आपने एक्सप्लेन नेम बता देने आपने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है? देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर विच पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो लोग हैं वो लगते तो हैं कि वो वर्क कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली वो नहीं होते। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर वर्कर को पर्टिकुलर सीज़न में काम मिलता है, पूरे साल का कुछ महीने वो खाली रहते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज़। ये जो है रूरल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन दोनों एरिया में देखने को मिलता है।
जो मैं इस पे एग्जांपल भी देना चाहूँगी, अगर आपको नहीं इसको अच्छे से क्लियर है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने डिस्गाइज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन की है। वहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि डिस्गाइज्ड हम एग्जांपल लेकर चलेंगे अगर कि जो फार्मर है उसके अगर लैंड पर 8 मेंबर्स काम कर रहे हैं जबकि 5 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो 3 पर्सन है वो डिस्गाइज्ड हैं। ऐसा हमें दिखता है कि वो काम कर रहे हैं बट उन 3 का होना ना होना बराबर है। और सीजनल के अंदर जब सीज़न होगा तभी काम होगा, अदरवाइज़ काम नहीं मिलेगा। आगे देखिए, वाई इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अ पिक्यूलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ये एक बढ़ती प्रॉब्लम क्यों है, ये एक मेन प्रॉब्लम क्यों हो गई है कि जो एम्प्लॉयड एजुकेटेड भी हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। व्हाट आर द रीजंस फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों है, देखिए, दिस इज़ अ मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज़। ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड, मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं जिनके पास डिग्री है बट उनके पास काम नहीं है। थर्ड पॉइंट, अ स्टडी शोड दैट, स्टडी ने एक शो किया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में ज़्यादा है रेदर देन मैट्रिकुलेट में कम है। मतलब मैट्रिकुलेट से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड द लास्ट, अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज़ विटनेस्ड एज सरप्लस मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। And the last point, there is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. The growth in the industry and service sector is very slow. जो growth है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। These two sectors have failed to provide employment टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ये टेक्निकली जो मैंने आपको बताया कि जो टेक्निकली एजुकेट पर्सन हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निकली स्किल्स भी उसके अंदर हों, ठीक है। और जिसके अंदर टेक्निकली स्किल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निकली वो उसने बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ ले रखी हों। तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो इंडिया है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं क्या, बिल्डअप हुई हैं या हो सकती हैं, एक्सप्लेन। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। नाउ लेट अस एग्जामिन इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइमरी सेक्टर को आप बता देंगे कि मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग है प्राइमरी सेक्टर के अंदर और वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रही है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था जहाँ पर 3% जो हैं वो डिस्गाइज्ड हैं, उनका होना ना होना बराबर है। सो देयर इज़ नो स्कोप फर्दर एम्प्लॉयमेंट। आगे सेकेंड देखिए, सेकेंडरी सेक्टर, इसमें 10% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ऑब्ज़र्व की जाती है सिर्फ। देयर इज़ मच स्कोप इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है बट लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस सेक्टर एज न्यू मैन्युफैक्चरिंग, नई नई मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वर्कर्स को सरप्लस मिलता है। द थर्ड पॉइंट, टर्शरी सेक्टर, द टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज। यहाँ पर भी न्यू सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बायो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब सेक्टर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं बट यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट कम है, लोग इन सेक्टर्स में जाते ही नहीं हैं, सब के सब प्राइमरी सेक्टर्स में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स वेंडर्स ह्यूमन रिसोर्स बिकम ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स कब हमारा कैसे हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करें, कैसे बन जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारा एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन का। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स
इज़ फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड और हेल्थी। मेन आपकी वही बात बताई है इस क्वेश्चन में कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपका ह्यूमन कैपिटल तभी बन सकता है जब एजुकेट और हेल्थी, जो एजुकेशन और हेल्थ का जो टॉपिक है वो इसके अंदर इंक्लूड हो। जो ह्यूमन रिसोर्स है अगर वो स्किल्स, उसके अंदर स्किल्स नहीं है, वो एजुकेट नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो उसको हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते और वो कंट्री की प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, कंट्री की प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएगा। सो व्यूअर्स, आज हमने 13 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। में इस चैप्टर के अंदर ये हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके जो पार्ट्स हैं, अगर आपको पार्ट्स देखने हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से पार्ट्स देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।